एक छोटे से अनाथ आश्रम में रिया नाम की 18 साल की लड़की रहती थी। वो बचपन से वहीं बड़ी हुई थी। एक दिन उसकी सहेली ने दौड़ते हुए आकर कहा, रिया, मैडम तुझे बुला रही हैं, जाकर देख क्या कहती हैं। रिया चौंक गई, क्योंकि मैडम तो किसी से ढंग से बात भी नहीं करती थी। वो हमेशा चिड़ी चिड़ी रहती थी। किसी न किसी पर चिल्लाना, उसे नीचा दिखाना, यही उनका सबसे पसंदीदा काम था। रिया के साथ भी कई बार झगड़ा हो चुका था। इसलिए उसने मन में सोचा, जरूर कोई गलती पकड़ ली होगी और अब डांटने के लिए बुलाया है। इसलिए डरते डरते वो मैडम की केबिन के पास पहुंची। दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, अंदर आओ। जैसे ही रिया ने दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गई, क्योंकि मैडम का चेहरा आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था, मानो कोई बड़ी खुशखबरी मिली हो, जबकि हमेशा तो उनका मूड खराब ही रहता था। रिया अंदर गई तो मैडम मुस्कुराते हुए बोली, देख रिया, तुमसे मिलने कोई आया है। रिया ने सामने सोफे की तरफ देखा तो वहां एक जवान लड़का बैठा था और उसके साथ एक औरत भी थी। दोनों को देखकर रिया सोच में पड़ गई, ये लोग कौन हैं? उसने तो इन्हें कभी देखा भी नहीं था और इतने सालों में अनाथ आश्रम में उसे मिलने कोई नहीं आया था। पहले उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया, तभी मैडम ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, ये रिया है। जब ये सिर्फ 20 दिन की थी तब इसके पापा इसे यहाँ छोड़कर चले गए थे। तब से हम लोग ही इसका ख्याल रख रहे हैं। रिया को मैडम की बातें समझ नहीं आ रही थी और तभी वो दोनों लोग रिया से छोटे मोटे सवाल पूछने लगे। कितना पढ़ी लिखी हो, आश्रम में कब से हो, उम्र क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन रिया को सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मैडम के डर की वजह से वो चुपचाप जवाब देती रही। फिर मैडम ने कहा, दरअसल ये लोग खास तुमसे ही मिलने आए हैं, क्योंकि इनको एक अच्छे रिश्ते की तलाश थी, तो इन्होंने सोचा कि अनाथ आश्रम में चलकर कोई लड़की देखी जाए, क्योंकि यहाँ की लड़कियां बाहर की दुनिया ज्यादा नहीं जानती। आजकल की लड़कियों जैसी जिद्दी और बिगड़ी हुई भी नहीं होती हैं। ये सुनकर रिया के मन में जोरदार हंसी छूटने को हुई, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। बात सचमुच बड़ी अजीब थी। अनाथ आश्रम की लड़कियां बाहर की दुनिया नहीं जानती। उल्टा यही तो जगह है जहां इंसानों की असलियत सबसे अच्छे से पता चलती है। और यहां रहकर रिया ने जिंदगी को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा था। इसलिए उसे एक पल में समझ आ जाता था कि सामने वाला इंसान कैसा है, क्योंकि उसकी छठी इंद्रियां बहुत तेज थीं। ऊपर से उसे किसी का घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर कोई उसके सामने कुछ गलत बोलता तो वो तुरंत मुंह तोड़ जवाब दे देती थी। हालांकि उसे पता था कि ये अच्छी आदत नहीं है, थोड़ा बेअदबी जैसा लगता है, पर वो खुद को रोक नहीं पाती थी। लेकिन आश्रम में रहते रहते रिया इतनी बिगड़ चुकी थी कि हर बात को गलत ही समझती थी और मन में वैसा ही पक्का कर लेती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कोई उस पर दया नहीं दिखा सकता और न ही किसी से कोई उम्मीद रखनी चाहिए। इस सब के पीछे सबसे बड़ा कारण तो यही था कि उसके पापा ने उसे बहुत कम उम्र में, जब वो सिर्फ 20 दिन की थी, तब उसे आश्रम में छोड़ दिया था। अगर वे चाहते तो उसे अपने पास रख सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे बोझ समझकर यहीं पटक दिया था। पिता के होने के बावजूद भी रिया अनाथ हो गई थी और अनाथ आश्रम में ही बड़ी हुई थी। छोटी उम्र से लेकर अब तक उसने मैडम का बहुत मार खाया था और तरह तरह के कड़वे बोल सुने थे। मैडम सभी बच्चों से, जानवरों से भी बदतर बर्ताव करती थी। आश्रम में रिया की किसी भी लड़की से नहीं पटती थी, सिवाय एक के। उसका नाम था शिवानी, जो रिया की सबसे अच्छी सहेली थी। रिया हमेशा उसी के साथ रहती थी, उसी के साथ खाना खाती थी। आश्रम में खाने के नाम पर तो बस मजाक ही होता था। जो कुछ भी आता वो ऐसा होता कि कोई इंसान उसे मुंह में डाल भी नहीं सकता, मानो जेल के कैदियों के लिए बनाया गया हो। सच तो यह था कि आश्रम को जो भी पैसा मिलता उसका आधे से ज्यादा मैडम खुद अपनी जेब में डाल लेती थी। बाकी बचे पैसों से खाने पीने का इंतजाम करती थी। सफाई का सारा काम भी लड़कियां ही करती थीं। पढ़ाई के नाम पर भी मैडम ने बड़ा मजाक किया था। एक बिना अनुभव वाले टीचर को बुलाकर था सिर्फ नाम का पढ़ाई करवाती थी, जबकि उसे पढ़ाने के लिए अलग से पैसे मिलते थे। कुल मिलाकर मैडम एक नंबर की पैसा खाने वाली डाकू थी,
जो पैसा आश्रम में रहने वाले बच्चों को खाने और पढ़ाई के लिए आता था, वो सब वह खुद हड़प जाती थी और अपना जीवन आराम से मौज में जीती थी। मैडम बहुत मोटी थी और रिया को वो बहुत बुरी लगती थी। वैसे भी आश्रम में ऐसी कोई लड़की नहीं थी जिसे मैडम पसंद होती हो। सब उनकी बुराई ही करते थे, क्योंकि मैडम ने हर लड़की के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था कि किसी के दिल में उनके लिए अच्छाई की जगह नहीं बची थी। सिर्फ जहां पैसा दिखता वहीं उनकी मीठी जुबान बाहर आती। अभी भी वो उस औरत और लड़के के सामने बड़ी खुशी से बातें कर रही थी, इसलिए रिया को अच्छे से पता था कि मैडम ने इनसे मोटी रकम वसूल की होगी। मैडम रिया से बोली, मैंने इनको आश्रम की बहुत सारी लड़कियों के फोटो दिखाए थे, उनमें से ये लोग तुझे ही पसंद कर चुके हैं और अब ये तुमसे शादी करना चाहते हैं। साथ ही वो इशारे से धमका भी रही थी, ठीक से बैठ, ठीक से बात कर और इस रिश्ते को मना मत करना। रिया समझ गई थी कि मैडम एक तरह से उसका सौदा कर रही हैं, लेकिन वो औरत और उसके साथ वाला लड़का बहुत समझदार और शांत लग रहे थे। एक पल के लिए रिया ने सोचा कि अगर इस लड़के से उसकी शादी हो गई तो इस अनाथ आश्रम से और इस मैडम से उसकी जान छूट जाएगी और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकेगी, और अगर यहीं रही तो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी और कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। इसलिए अगर भगवान ने और किस्मत ने एक मौका दिया है तो उसे इसका फायदा उठाना ही चाहिए। यही सोचकर रिया ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई और मैडम को उनकी ही स्टाइल में जवाब दिया, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। उसका इतना आदर देखकर मैडम चौंक गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उन लोगों के सामने बोली, हम कुछ दिनों में आपको जवाब दे देंगे। जब वो दोनों लोग चले गए तो मैडम रिया से बोली, तू बहुत चालाक लड़की है, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, फिर भी इतनी आसानी से हाँ कैसे बोल दी? तेरे दिमाग में क्या पक रहा है? इस पर रिया ने कहा, मैडम, आपसे झगड़ा करने में कोई फायदा नहीं, इसलिए मैंने हाँ कर दी। आपने जो इनसे मोटी रकम उगाही है उसी से खुश रहना, मेरे पीछे क्यों पड़ी है? ये सुनकर मैडम का मुंह टेढ़ा हो गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी, लेकिन रिया को उनकी हर नक्श पता थी। रिया जब वापस अंदर आई तो शिवानी ने पूछा, क्या हुआ रिया, मैडम ने तुझे क्यों बुलाया था? फिर डांट रही थी क्या? इस पर रिया बोली, नहीं यार, इस बार तो डांट नहीं रही थी, बल्कि इस बार तो मेरा नसीब चमक गया। शिवानी हैरान होकर बोली, क्या हुआ, ठीक से बताना। फिर रिया ने उसे सारी बात बताई और कहा, मैंने हाँ कर दी है, मुझे यहाँ से जाना है और अपना अच्छा भविष्य बनाना है और खुद को साबित करना है और अपनी अलग पहचान बनानी है, इसलिए ये फैसला लिया है। शिवानी बोली, लेकिन तू मुझे छोड़कर चली जाएगी और उन दोनों से अकेले में बात भी नहीं की, फिर इतनी जल्दी फैसला क्यों कर लिया? थोड़ा सोच विचार तो करना चाहिए था ना। इस पर रिया ने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरा फैसला सही है या गलत, ये भी नहीं पता कि इसका मुंह पर क्या असर होगा, लेकिन ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। और तू टेंशन मत ले, मैं जल्दी से जल्दी तुझे भी यहां से निकालूंगी, और देखना एक दिन मैं इस मैडम से हर अन्याय का बदला जरूर लूंगी। पूरी रात रिया आंखों में सपने संजोती रही। अब आश्रम की बाकी सारी लड़कियों को पता चल गया था कि रिया अब यहां नहीं रहेगी, जल्दी ही उसकी विदाई होगी और वो किसी बड़े घर में जाएगी। कुछ लड़कियां आपस में कुछ-बुछ कर रही थीं, जल भी रही थी। कुछ उत्सुकता में उसके इर्द गिर्द घेरा बनाकर खड़ी हो गई थी। शायद उन्हें कुछ मसालेदार बातें सुनने का मन था, लेकिन रिया ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो बस ये सोचने लगी कि यहां से निकलते ही सबसे पहले वो क्या करेगी, क्योंकि उसे बहुत आगे जाना था और बहुत कुछ हासिल करना था। लेकिन उसे अपने पापा से कभी मिलना नहीं था, क्योंकि रिया को अपने पापा से बहुत नफरत थी। उसके लिए तो पापा कई साल पहले ही मर चुके थे। अगर वो कभी वापस लौट कर आते भी तो रिया उन्हें पहचानने से साफ इनकार कर देती। वैसे भी अब उसे पापा का चेहरा याद तक नहीं था। वैसे भी 20 दिन की बच्ची को क्या पता चलता कि कौन उसका क्या लगता है।
इसलिए इस दुनिया की भीड़ में अगर कहीं वो मिल भी जाते तो न वो रिया को पहचानते न रिया उन्हें। ऐसे में रिया इस शहर में बेफिक्र होकर रह सकती थी, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं था कि उसके पापा अब कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और न ही उसे ये सब जानने में कोई दिलचस्पी थी। लेकिन शिवानी ने कहा, जब तू यहाँ से बाहर जाएगी तो सबसे पहले अपने पापा को ढूंढना, शायद उन्हें तेरी याद आती हो। शिवानी रिया जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत दयालु थी, हमेशा दूसरों को मौका देने में यकीन रखती थी। लेकिन रिया बिल्कुल ऐसी नहीं थी। फिर भी दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। उनकी दोस्ती की शुरुआत भी बड़ी अजीब तरीके से हुई थी। रिया को अच्छे से याद था, वो उस वक्त 7 साल की थी जब शिवानी पहली बार आश्रम में आई थी। वो बहुत डरी सहमी हुई थी। मैडम का बर्ताव देखकर और भी घबरा रही थी। शिवानी के मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में मर गए थे। तब उसके चाचा ने उनकी सारी संपत्ति हड़प ली और उसे आश्रम में छोड़ दिया था। वो अनाथ जैसे हाल में मिली थी। मैडम उसे अंदर लाई थी। बाकी सारी लड़कियां उसे अजीब नजरों से देख रही थीं। शिवानी बस रोए जा रही थी और एक कोने में जाकर बैठ गई। मैडम गुस्से में बोली थी, ये रोना बंद कर, अब तुझे लेने कोई नहीं आएगा, अब तुझे यहीं रहना है। ये सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आया था कि एक छोटी बच्ची पर इस तरह चिल्ला रही है। जैसे ही मैडम वहां से गई, रिया तुरंत शिवानी के पास गई और बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ा, उसके आंसुओं से भरी आंखों में देखा, फिर आंसू पोंछे और बोली, देख, अब तू इस पूरी दुनिया में अकेली है, तेरा कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन आज से मैं तेरी दोस्त हूं। मैं हमेशा तेरी देखभाल करूंगी, तेरे साथ रहूंगी। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। तू लोगों पर बिल्कुल भरोसा मत करना और न उनसे कोई उम्मीद रखना, क्योंकि इन सब का कोई फायदा नहीं। उस दिन के बाद रिया और शिवानी की दोस्ती ऐसी बन गई जो आज तक नहीं टूटी। फिर समय के साथ शिवानी भी यहां रहना सीख गई थी और अब कई साल बीत चुके थे। रिया ने शिवानी के अलावा आश्रम की किसी और लड़की से दोस्ती नहीं की थी। शिवानी ही उसकी इकलौती सहेली थी और उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती भी। इसलिए रिया का इरादा पक्का था, यहां से निकलते ही सबसे पहले शिवानी को यहां से बाहर निकालेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। शिवानी स्वभाव से बहुत डरपोक थी। वह छोटी छोटी बातों पर रोने लगती थी। अभी भी जब उसे पता चला कि रिया यहां से जा रही है और उसने ये फैसला ले लिया है, तो शिवानी ये सब सुनकर भी रोने लगी थी। सच कहें तो वे दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार थी। इसलिए वो रिया के सामने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर रही थी, क्योंकि उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि उसके कारण रिया यहीं रुक जाए और अपने सपने त्याग दे। उनकी दोस्ती वैसी नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाली थी। लेकिन अभी वो अपने आंसू रिया से छिपा रही थी। रिया ने उसे समझाया, देख शिवानी, तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां से तेरे लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए जा रही हूं। तू रो मत, बस मेरी राह देख। लेकिन शिवानी बार बार यही कहती रही, रिया, वे लोग तेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं करेंगे ना? पता नहीं मैडम ने कौन से लोग ढूंढ कर लाए हैं। हो सकता है ये तेरे लिए गलत फैसला हो, इसलिए तू एक बार फिर सोच ले। इस पर रिया ने कहा, देख शिवानी, मैं तेरी तरह बिल्कुल नहीं हूं जो जल्दी घबरा जाए। इसलिए एक बार मैं यहां से बाहर निकली ना, तो यकीन मान, हम दोनों की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हमें फिर से अपनी मर्जी से जीने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम इस कीचड़ से बाहर निकल आएंगी। ऐसे ही कई दिनों तक रिया शिवानी को यही समझाती रही। 10 दिन बाद वो लोग फिर से आए, शिवानी से भी मिले। वे बोले, हमें शादी की बहुत जल्दी है, हम बहुत सादगी से शादी करना चाहते हैं। रिया को यह सुनकर हैरानी हुई कि इतने अमीर घराने के लोग होने के बावजूद वे आश्रम की एक गरीब अनाथ लड़की से शादी क्यों करना चाहते हैं। उसने तो सुना था कि अमीर लोग हमेशा अपने जैसे अमीर घरों में ही रिश्ते करते हैं, लेकिन यहां तो सब उल्टा हो रहा था। जरूर कुछ गड़बड़ थी। उस लड़के ने बहाना बनाया था कि आश्रम की लड़कियां मासूम होती हैं, घमंडी नहीं होती, लेकिन रिया को यह बहाना बिल्कुल फर्जी लग रहा था। असली कहानी कुछ और ही थी। खैर, फिलहाल एक छोटा सा विधि करके रिया का रिश्ता पक्का कर दिया गया।
वो विधि आश्रम में ही हुआ। आज आश्रम की सारी लड़कियां बहुत खुश थीं, क्योंकि कई दिनों बाद उन्हें अच्छा खाना मिल रहा था। लड़के वाले परिवार ने खुद सारी व्यवस्था की थी। उनके यहाँ से सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही आए थे। रात को रिया अपनी उंगली में पड़ी अंगूठी देखती रही जो लड़के ने पहनाई थी। अब वो किसी के नाम से बंध चुकी थी, लेकिन उसके दिल में कोई भावना नहीं जागी। दिल बिल्कुल खाली था। मन में अभी भी ढेर सारी डर बैठा हुआ था, लेकिन वो सारा डर वो शिवानी को नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि शिवानी टेंशन ले और फिर उसे उसके इरादे से दूर करने की कोशिश करे। कुछ दिनों बाद लड़के वालों ने फोन पर बताया कि हम शादी के लिए अगले शनिवार को आएंगे। अगले शनिवार को सारी तैयारी हो चुकी थी। रिया की होने वाली सासू माँ ने रिया के लिए एक अच्छी साड़ी भी भिजवाई थी। इस सब में अनाथ आश्रम की मैडम ने खूब सारे पैसे जोड़ लिए थे। रिया को अच्छे से पता था कि मैडम उसके ससुराल वालों से कभी किसी बहाने पैसे लेती थी, कभी किसी चीज के नाम पर, और वो सारे पैसे अपनी जेब में डाल लेती थी। अब लग्न की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी और आज वो दिन आ गया था जब सारे लोग शादी के लिए आए। रिया मन ही मन बहुत खुश थी कि एक हैंडसम जवान लड़के से उसकी शादी हो रही है। उसकी जिंदगी अब बहुत अच्छी हो जाएगी। वो लड़का तो बहुत अमीर भी था। शिवानी भी रिया के लिए बहुत खुश थी। अब दोनों के मन में उम्मीद थी कि यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता जरूर मिलेगा। रिया को दुल्हन की तरह सजाया गया। जिंदगी में पहली बार उसने इतने गहने पहने थे, इतना तैयार हुई थी। वो सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। फिर बाहर से आवाज आई, दूल्हे की बारात आ गई। मैडम खुद दरवाजे पर खड़ी होकर स्वागत की तैयारी कर रही थी। कुछ देर बाद सब लोग अंदर आए। जैसे ही रिया की नजर सामने वाले दूल्हे पर पड़ी, वो जोर से चीख पड़ी, क्योंकि वो कोई जवान लड़का नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी था। अब तक जो कुछ उसे बताया गया था उसके मुताबिक तो उसका होने वाला पति वो जवान लड़का ही था जो शुरू से मिलने आया था, रिश्ता पक्का करने आया था। सगाई के दिन भी वही था। तो अब ये सब क्या हो रहा है? रिया हैरान होकर मैडम से बोली, मेरा सगाई तो किसी और से हुई थी, फिर दूल्हे के रूप में ये कौन है? मैं इस बूढ़े से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैडम ने कहा, तू पागल हो गई है। तेरी शादी शुरू से इसी बुजुर्ग आदमी से तय हुई है। वो जवान लड़का तो बस इसलिए आगे रखा था कि तू मना न कर दे। वो असल में इसका छोटा भतीजा है। मैंने तुझसे ये सब छिपाया क्योंकि मुझे पता था कि तू बुजुर्ग से शादी करने को कभी तैयार नहीं होगी। इसलिए अब चुपचाप बैठ और तमाशा मत कर। मैडम ने उसे अच्छे से फंसा लिया था। अब रिया के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। बारात दरवाजे पर खड़ी थी, इसलिए उन्हें वापस भेजने का सवाल ही नहीं था। तभी शिवानी ने उसे हिम्मत दी और बोली, तू फिक्र मत कर। अगर तुझे ये शादी नहीं करनी तो अभी मना कर दे। तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन रिया ने सोचा, अगर मना कर दिया तो उसके सपने कैसे पूरे होंगे, यहां से बाहर कैसे निकलेगी? चलो ठीक है, कुछ दिन इस बूढ़े को सहन कर लूंगी। यही सोचकर वो शादी के लिए तैयार हो गई, जबकि वो बूढ़ा उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि अब तक तो वो उस हैंडसम जवान लड़के के सपने देख रही थी। लेकिन अब अचानक इस बूढ़े आदमी को कबूल करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन कुछ भी हो, उसे ये शादी करनी ही थी। इसलिए उसने अपना दिल को तैयार किया और आखिरकार हाँ कह दी और शादी हो गई। शादी के बाद रिया की भावनाएं बिल्कुल अलग थीं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लग रहा था जैसे उसके सारे सपने छीन लिए गए हों। शादी के बाद उसकी सासू माँ उसके पास आई और बोली, तेरी विदाई भी अभी हो जाएगी। असल में पहले ऐसा कुछ तय नहीं था कि शादी होते ही विदाई हो जाएगी। अगर रिया अभी कुछ बोलती या थोड़ा समय मांगती तो भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। ये बात उसे अच्छे से समझ आ गई थी। शिवानी भी बहुत टेंशन में थी, क्योंकि वो सारे लोग कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों को सब कुछ छिपाने की आदत ही पड़ गई है। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए शुरू में ही बताना चाहिए था कि शादी होते ही विदाई भी हो जाएगी।
हालांकि रिया को अच्छे से पता था कि ये सारी साजिश मैडम की ही थी, क्योंकि उन्हें तो बस पैसे चाहिए थे। जितने पैसे मिल चुके थे उसी खुशी में उन्होंने न खाने पीने का इंतजाम किया न कुछ और। रिया की जिंदगी बर्बाद हो या संवर जाए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। फिर मजबूरी में विदाई हुई और रिया को उनके साथ जाना पड़ा। रास्ते में वो बूढ़ा आदमी चोरी चोरी फुसफुसाते हुए रिया से कुछ बोलता रहा। उसकी बातें ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही थीं, लेकिन लगता था जैसे कुछ ऐसा कह रहा हो जिसके बारे में रिया को कुछ पता ही नहीं। रास्ते में ही एक और बात समझ आ गई। जिस औरत को रिया अपनी सासू माँ समझ रही थी, वो असल में उसकी सासू माँ नहीं थी, वो तो उस जवान लड़के की माँ थी। सब कितना अजीब था ना। पता नहीं आगे चलकर और कौन कौन से राज खुलने वाले थे, लेकिन रिया खुद को आने वाले समय के लिए तैयार कर रही थी। वो जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी लग्जरी गाड़ी में बैठी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि ये लोग बहुत अमीर थे। एक पल को तो रिया को शक हुआ कि कहीं ये भी कोई धोखा तो नहीं, खुद को अमीर दिखाकर मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन फिर खुद को तसल्ली दी कि नहीं, उनके कपड़े, बातचीत, हर चीज से लगता था कि ये सचमुच बहुत पैसे वाले हैं। 2 घंटे के लंबे सफर के बाद हम वे एक बंगले के सामने जाकर रुके। इतना बड़ा, इतना शानदार बंगला रिया ने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। उसका मन खुशी से भर गया। अब से इसी बंगले में मैं राज करूंगी। कुछ देर पहले की सारी बुरी यादें भूलकर वो खोई खोई बंगला निहारने लगी। लेकिन तभी एक औरत की आवाज ने उसे होश में लाया। फिर सबके साथ वो बंगले के अंदर आई। बाहर से जितना आलीशान था, अंदर से उससे भी ज्यादा खूबसूरत। रिया खुशी से इधर उधर देखती जा रही थी। लोग उसे देखकर अजीब अजीब फुसफुसा रहे थे। इससे वो तुरंत संभली और खुद से बोली, अरे मैं तो नई दुल्हन हूं, मुझे ऐसे बेवकूफों जैसा व्यवहार शोभा नहीं देता। तभी उसे एक सोफे पर बिठाया गया और फिर फोटो खिंचवाने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन रिया इससे बहुत बोर हो चुकी थी, क्योंकि एक तो उस बूढ़े के साथ फोटो खिंचवाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ऊपर से अब बहुत थक गई थी, बस आराम करना चाहती थी। लेकिन यहां वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। आश्रम से कोई भी लड़की उसके साथ नहीं आई थी, यहां तक कि शिवानी को भी आने की इजाजत मैडम ने नहीं दी। सच तो ये था कि शिवानी का बहुत मन था कि वो साथ आए और देखे कि रिया किस तरह के लोगों के साथ जा रही है। फोटो सेशन खत्म होने के बाद रिया को एक कमरे में भेज दिया गया। उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वो अपने पति का मुंह भी देखे, लेकिन उसे जागकर उसका राह देखनी ही थी। कुछ देर बाद वो बूढ़ा कमरे में आया तो रिया ने उसे अलग नजर से देखा तो उसे समझ आया कि वो तो बहुत सुंदर है और बहुत हैंडसम भी लगता है। जैसे ही उसका नजरिया बदला, उसे उसमें ढेर सारी अच्छाइयां दिखने लगीं। वो बहुत नम्र स्वभाव का इंसान था। शादी की पहली रात बहुत अच्छी गुजरी। जो गलत विचार रिया कुछ देर पहले कर रही थी, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी। दूसरे दिन वो शिवानी से मिलने अनाथ आश्रम गई। शिवानी बहुत खुश हुई। रिया ने कहा, जैसा हम सोच रही थी वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। देख, मैं कितनी खुश हूं। आज शादी का तीसरा दिन था जब एक दिन अचानक रिया घर के बेसमेंट में गई तो वहां एक कमरा था। उसे हैरानी हुई कि उस कमरे में क्या होगा। दरवाजा खोला तो सामने दीवार पर एक बड़ा सा फोटो लगा था। फोटो में ढेर सारे मर्द, औरतें और बच्चे थे। लगता था कोई जॉइंट फैमिली का फोटो होगा। रिया उसे ध्यान से देख ही रही थी कि पीछे से उसका पति आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, ये फोटो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त का है। अब वो मुझसे बात नहीं करता, लेकिन एक पार्टी में हम गए थे, उसकी बीवी भी आई थी, तब हम सब ने मिलकर ये फोटो खिंचवाया था। फिर मैं बिजनेस में इतना व्यस्त हो गया कि समय का पता ही नहीं चला, इसलिए कभी शादी नहीं की। अब जब की है तो इतनी सुंदर बीवी मिली है। अपने पति की बात सुनकर रिया मुस्कुरा दी। फिर दिन ऐसे ही खुशी से गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक उसके पति ने कहा, मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। रिया ने अपने पति को इतना सीरियस बहुत कम देखा था। उसने सोचा, क्या हो गया जो इतने टेंशन में है। उसने पूछा, क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या? फिर उसके पति ने धीरे धीरे बताना शुरू किया
तेरे पापा तुझे ढूंढते ढूंढते घर तक पहुंच गए हैं। ये सुनते ही रिया चौंक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बाप उसे ढूंढेगा। उसके पति ने आगे कहा, वे अनाथ आश्रम गए थे, वहां से पता चला कि तेरी शादी हो गई, और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि तेरे पापा ही मेरे वो दोस्त हैं जो उस फोटो में थे। मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया कि तू मेरे उस दोस्त की बेटी होगी। ये कितना बड़ा इत्तेफाक है। रिया हक्की बक्की रह गई। फिर उसके पति ने कहा, उन्हें तुझसे मिलना है, एक बार बात करना चाहते हैं, अगर तेरी मर्जी हो तो जाकर मिल ले। रिया बोली, नहीं, इतने सालों में उन्होंने मेरी कभी परवाह नहीं की, मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ा और अब मिलने क्यों आए हैं। उसके पति ने समझाया, एक बार जाकर मिल तो ले, उनकी बात सुन ले, हो सकता है उनके पास कोई वजह हो। अब रिया अपने पति की बात टाल नहीं सकती थी, इसलिए उसने हाँ कह दी और अगले ही दिन वो एक रेस्टोरेंट में अपने पापा से मिलने गई। इतने सालों बाद अपने बाप को सामने देखकर भी उसके दिल में कोई भावना नहीं जागी। लगता था जैसे इन दोनों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं, बस दो अजनबी हैं जो अचानक टकरा गए हों। जबकि वे रिया से बात करने की कोशिश कर रहे थे, उनके चेहरे पर शर्म साफ दिख रही थी, लेकिन रिया का इरादा उनकी बात सुनने का बिल्कुल नहीं था। वो तो सिर्फ अपने पति की बात मानकर यहां आई थी। लेकिन उसके पापा ने हिम्मत करके बोलना शुरू किया, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ने के बाद मैंने नई जिंदगी शुरू कर ली थी, दूसरी औरत से शादी की थी, खुशी खुशी रहने लगा था। लेकिन इतने साल बीत गए, मुझे एक भी बच्चा नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया और तीसरी शादी की। तीसरी बीवी से एक बेटी हुई, लेकिन उसके बाद वो मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका कहना था कि मैं स्वार्थी बाप हूं, और इसमें कोई शक नहीं कि मैंने स्वार्थ के लिए तुझे आश्रम में छोड़ा था, तेरी परवाह नहीं की। और जिस बेटी को मैं अपने पास रखना चाहता था, वो खुद मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। मेरी बीवी अपनी बेटी की बात बहुत मानती थी और उसे बहुत लाड करती थी। जब वो बोली कि मुझे यहां नहीं रहना, तो मेरी बीवी अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई। पता नहीं कितने साल हो गए, मैंने अपनी बेटी को देखा तक नहीं। मायके जाकर मेरी बीवी ने भी मुझसे तलाक ले लिया। अब इस भीड़ भरी दुनिया में मैं अकेला हूं। कहने को दो बेटियां हैं, लेकिन एक को मैंने खुद छोड़ा और दूसरी ने खुद मुझे छोड़ दिया। इसलिए मुझसे ज्यादा बदनसीब शायद कोई नहीं है। इसलिए जब मुझे पता चला कि तू मेरे दोस्त की बीवी बन गई है, तो ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। सच तो ये है कि मैं तुझे ढूंढते ढूंढते आश्रम पहुंचा था, पुराने रिकॉर्ड निकलवाए, तेरे बारे में जानकारी ली। तब मैडम ने बताया कि तेरी शादी हो गई है, सब कुछ बताया, पता भी दिया। फिर तुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक आया, तब पता चला कि ये तो मेरे दोस्त का घर है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुझसे इस तरह मिलूंगा। मेरे और उस दोस्त के बीच अब ज्यादा बनती नहीं, बस पुराने मोहल्ले का दोस्त था। मेरा सारा बिजनेस डूब गया, मैं गरीब हो गया, लेकिन वो उतना ही अमीर होता चला गया। मुझे उससे नफरत है, तू उससे तलाक ले ले। अपने पापा की ये बात सुनकर रिया हैरानी से सिर उठाकर उन्हें देखने लगी, क्योंकि वे फिर से स्वार्थ और नफरत के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। लेकिन रिया बोली, अब आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुझे अपने पति से बहुत प्यार है। हाँ, शुरू में प्यार नहीं था, लेकिन अब वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए अब आप मेरी जिंदगी से निकल जाइए और इसे बर्बाद करने के लिए दोबारा कभी मत आइएगा। जो कुछ आपने पिछले सालों में किया वो काफी है। ये तो शुक्र है कि मैं आपके साथ बड़ी नहीं हुई। हमेशा सोचती थी कि काश आपके साथ रहती तो अच्छा होता, लेकिन अब शुक्र मनाती हूँ, वरना आपके जैसे मैं भी स्वार्थी बन जाती और पता नहीं क्या क्या सहना पड़ता। फिर कभी मेरे पति से संपर्क करने की कोशिश मत करना। आज मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए बैठी हूं क्योंकि उन्होंने कहा था। उनके कहने का मान रखने के लिए मैं आई हूं, वरना मुझे आपसे मिलने की कोई इच्छा नहीं थी। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा कहकर रिया वहां से उठी और वापस चली आई। पीछे से उसके पापा उसे पुकारते रहे,
लेकिन रिया ने उनके आंखों में लालच की चमक देख ली थी। उसे समझ आ गया था कि मेरे पति की दौलत की वजह से ही वे मिलना चाहते थे। सच तो ये था कि उन्हें काफी दिनों से पता था कि मैं शादी करके उनके दोस्त के घर रह रही हूं, लेकिन अब जाकर मिलने आए थे। लेकिन उनकी सारी चालें अब रिया को अच्छे से समझ आ गई थी। उस दिन रिया ने वो सारा मामला वहीं खत्म कर दिया और तुरंत घर लौट आई। घर पहुंची तो उसके पति ने पूछा, क्या हुआ? तो रिया ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। साथ ही ये भी कहा, अब आप मुझे कभी नहीं कहेंगे कि अपने पापा से मिलो या उनसे बात करो। हाँ, वो मेरे पापा हैं, इस नाते मैं उनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकती हूँ, लेकिन उससे ज्यादा वे मुझसे कोई उम्मीद न रखें। इस पर उसका पति बोला, तेरे पापा हमेशा मुझे गलत समझते आए हैं, जबकि मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता था। सच तो ये है कि उन्होंने गलत आदमी पर भरोसा करके अपना बिजनेस उसके हवाले कर दिया था। इसी वजह से उन्हें नुकसान हुआ। वे बस समय काटते रहते थे और मैं दिन रात मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा करता रहा। उसी दिन से तेरे पापा मुझसे बात नहीं करते। ठीक है, तू टेंशन मत ले, अगर तू कहेगी तो मैं उनकी मदद कर दूंगा। रिया ने प्यार भरी नजरों से अपने पति की तरफ देखा। वो सचमुच बहुत अच्छे इंसान थे। आज उसे समझ आ गया था कि अच्छा इंसान होने के लिए हैंडसम होना जरूरी नहीं, क्योंकि अच्छाई तो दिल में होती है। इसलिए वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसकी जिंदगी में ऐसा पति भेजा। अब रिया का अगला इरादा था शिवानी को भी आश्रम से ले आना। कुछ दिनों बाद वो अपने पति के साथ आश्रम गई। शिवानी उसे देखकर हैरान हो गई और बोली, तू इतने दिनों बाद आई है? इस पर रिया बोली, अरे कुछ काम निपट रहे थे इसीलिए देर हो गई। चल, मैं तुझे लेने आई हूँ। मैडम से बात हो गई है, वैसे भी वो पैसों की भूखी है, इसीलिए उसने तुझे हमारे साथ जाने की इजाजत इसी शर्त पर दी कि हम उसे पैसे दें, और वो पैसे मैंने दे भी दिए हैं। अब चल, सामान पैक कर और मेरे साथ घर चल। फिर रिया शिवानी को साथ लेकर आपने घर आई। यहां आकर शिवानी बहुत खुश हुई। अब रिया सोच रही थी कि कुछ दिनों बाद शिवानी की शादी भी किसी अच्छे घर में करवा देगी। उसका पति तो वैसे भी बिजनेस के लिए अक्सर बाहर जाते थे, ऐसे में शिवानी उसके साथ घर पर रहती। दोनों के लिए ये बहुत अच्छा था। वे दोनों साथ में समय बिताती, साथ रहती और अपने भविष्य की प्लानिंग भी करती। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। रिया की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। बड़ा बंगला, नौकर चाकर, बाहर घूमना फिरना, सब कुछ था। लेकिन सबसे बड़ी खुशी तो शिवानी का साथ था। दोनों पुराने दिनों की बातें करती, हंसती, कभी कभी आश्रम की बुरी यादों पर रो भी लेती। लेकिन अब रोना खुशी का होता था। रिया का पति भी शिवानी को अपनी छोटी बहन जैसा मानता था। वो अक्सर बाहर रहता, इसलिए घर में दोनों लड़कियां अकेली नहीं लगती थीं। एक दिन रिया ने अपने पति से कहा, अब शिवानी की शादी भी करवा देनी चाहिए। वो इतनी अच्छी है तो कोई अच्छा लड़का मिलना चाहिए। इसका पति मुस्कुराया और बोला, तू जो कहेगी वही होगा। मैं अपने बिजनेस पार्टनर्स में देखता हूं कोई अच्छा समझदार लड़का हो। कुछ दिनों बाद उसका पति ने एक लड़के की बात चलाई। नाम था विक्रम। विक्रम उनके एक पुराने पार्टनर का बेटा था। अच्छा पढ़ा लिखा था, अपना छोटा सा बिजनेस चला रहा था। सबसे बड़ी बात, उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, न घमंड न दिखावा। एक दिन रिया और उसके पति ने विक्रम को घर बुलाया। फिर शिवानी जब उससे मिली तो पहले तो बहुत शर्मा गई, क्योंकि आश्रम में रहते रहते वो अभी भी थोड़ी डरपोक थी। लेकिन विक्रम ने बहुत प्यार से बात किया, न ज्यादा सवाल न जल्दबाजी, बस हल्की फुल्की बातें। इसके बाद कुछ मुलाकातें हुईं तो शिवानी को विक्रम अच्छा लगने लगा। फिर वो रिया से चुपके चुपके कहती, यार वो बहुत अच्छा है ना, लेकिन मुझे डर नहीं लगता उससे। इस पर रिया हंसती और कहती, हाँ यार बहुत अच्छा है, तुझे खुश रखेगा। फिर एक दिन सादगी से विक्रम और शिवानी की सगाई हुई। सगाई में सिर्फ घर के लोग, रिया उसका पति और विक्रम का परिवार, कोई दिखावा नहीं। सगाई के कुछ दिन बाद ही शिवानी दुल्हन बनी तो रिया की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले खुद वो कितनी डरी सहमी दुल्हन बनी थी। शादी भी बहुत सादे तरीके से हुई।
विक्रम ने शिवानी से शादी करके उसे अपने घर ले जाकर बहुत प्यार दिया। दोनों की जिंदगी अच्छे से शुरू हुई। अब रिया जब भी शिवानी से मिलती है तो दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं और कहती हैं, देख, हम दोनों आश्रम से निकलकर यहां तक पहुंच गए, सब ठीक हो गया। रिया का पति अब और भी खुश रहता। घर में बहनों जैसी 2 लड़कियां, एक बीवी एक बहन जैसी। कभी कभी विक्रम शिवानी भी आते, चारों मिलकर खूब बातें करते, हंसते खेलते। फिर रिया मन ही मन सोचती, जिंदगी ने कितना अजीब खेल खेला। पहले लगा था सब खत्म हो गया, लेकिन असल में वहीं से नई शुरुआत हुई। अब दोनों सहेलियां अलग घरों में थीं, लेकिन उनकी दोस्ती वैसी की वैसी बनी रही। फोन पर घंटों बातें, कभी मिलना कभी साथ घूमना। और रिया को अब पूरा यकीन हो गया था, अच्छी जिंदगी के लिए किस्मत के साथ साथ अच्छा दिल भी चाहिए। और भगवान ने उसे दोनों दिए थे, एक अच्छा पति और एक सच्ची सहेली। तो दोस्तों, अगर आपको रिया और शिवानी की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।